दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। इसी तरह से हम लोग क्लास 10th को 3 से 4 दिनों में कंप्लीट करवा देंगे इकोनॉमिक्स के कोर्स को, क्लास 10 का बेसिकली। उसके बाद 9th ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। 11th और 12th का जो मैक्रो पार्ट है, बेसिकली मैक्रो पार्ट है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी का जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए वैलिड रहता है, रेलिवेंट रहता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इस कोर्स के लिए बेसिकली किसके लिए बनाया गया है। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कोर्स वैलिड रह जाता है। क्लास 10th की जो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोर्स उतना वैलिड नहीं रहता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस कोर्स में अभी क्या करने वाला हूँ। ये कोर्स मैंने, जो ये चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर है, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पहले वाले जो पार्ट में रहेगा आपका, उसमें रहेगा आपका टाइप ऑफ द सेक्टर्स, कौन कौन से होते हैं, राइट, किस तरह से उनका डिवीज़न हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका कंपैरिजन ऑफ द सेक्टर्स का किस तरह से कंपैरिजन हुआ है, किस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन कितना डिफरेंट है, किस तरह से एक दूसरे से अलग अलग है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा वाला हम पढ़ेंगे इसमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। जीडीपी आपको मैंने कल थोड़ा सा बताया था, डेफिनेशन बताई थी कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप उसे देख सकते हैं पहले वाले चैप्टर्स में। और जो इसका फुल डिटेल रहेगा जीडीपी के बारे में, एक पूरा कंप्लीट लेक्चर्स लाऊंगा, जो क्लास 11th में मैं एक्स्ट्रा क्लासेस आपके लिए लूँगा, राइट। तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कौन कौन से सेक्टर का कितना रहता है, किसका कितना परसेंटेज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर हिस्टोरिकल क्या चेंजेस हुए हैं सेक्टर्स में, राइट। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनमें हिस्टोरिकल क्या चेंजेस है, पहले क्या होता था, अब क्या हुआ है, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा सेक्टर लैग कर रहा था, उसको कैसे इंप्रूव किया है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो कैसे चल रही हैं, किन इन एक्टिविटीज़ जो भी हमने सेक्टर्स में डिवाइड किया है, उस तरह से गवर्नमेंट ने कितना एलोकेशन फंड्स किया है डिफरेंट स्कीम के लिए, राइट, ताकि जो और सेक्टर्स हैं, हमारा जीडीपी का टोटल जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकंड जो पार्ट रहेगा हमारा इसी लेक्चर का, सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, राइट, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ और किस तरह से गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर्स और इनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को, अभी आप रिसेंटली अभी देख रहे होंगे गिग इकोनॉमी के बारे में आप सुना होगा आपने। स्विगी वर्कर्स, अगर न्यूज़पेपर आप डेली के बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं तो स्विगी वर्कर्स के बारे में आपने सुना होगा, इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो किस तरह से गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्शन दी है या गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल आपको देने की कोशिश करूँगा, राइट। तो बिना किसी वक्त को गंवाई हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और टर्सरी जो लास्ट पार्ट में बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक एनसीईआरटी बुक पढ़ी जाती है या हायर क्लास की जो बुक पढ़ी जाती है, जो डेली के बेसिस पे मैं बताता हूँ, राइट। और कैसे आप उसमें से इफेक्टिव नोट्स आप बना सकते हैं। जैसे 40 पन्नों की बुक है तो उसका सिर्फ आपका लगभग 4 से 5 पन्ने के नोट्स आपके बनने चाहिए। ऐसे इफेक्टिव क्रिस्प नोट्स आपको रिवीजन में हेल्प करते हैं, और किस तरह से बनाए जाते हैं वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगर आप उसमें देख सकते हैं तो आप उसका बेनिफिट उठाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का पहला जो सेकंड चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, अगर मैं इकोनॉमी के हिसाब से देखूं, इकोनॉमी में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई बीपीओ चला रहा है, आपने सुना होगा, राइट। ये सारी चीज़ें जैसे कि फ़ोन कॉल सेंटर की बात करते हैं, ये चीज़ें आपने सुनी होंगी और देखी भी होंगी, राइट। और फार्म में आपको फार्मर्स तो आप बचपन से ही देखते हैं, अगर आप विलेजेस एरिया से रहते हैं, और नहीं तो हर किसी ने देखा होता है। इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स आपने ज़रूर देखे होंगे, राइट। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक्टिविटीज़ के हिसाब से। हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन इकोनॉमी में 3 पार्ट में सेक्टर्स को डिवाइड किया है, राइट। सेक्टर्स मतलब उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे ब्रॉड, वैसे तो एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, तो उनके बेसिस पे हमने एक्टिविटीज़ को प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राइमरी सेक्टर्स की बात करते हैं हम लोग, सेकेंडरी, और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर्स में हम लोग बात करते हैं, राइट। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी मैं प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करूं, आपके सामने जो नोट्स दे रखे हैं ये भी आपको मिल जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा पूरा प्रोसीजर। अभी सिर्फ आप लेक्चर पे ध्यान दीजिए, अभी आपको पढ़ना क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
राइट। प्राइमरी सेक्टर्स में ऐसी कोई एक्टिविटीज होंगी जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके कुछ चीज़ उग रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी, राइट। उसका मैन्युफैक्चर मेड नहीं, प्रोड्यूस कर रही होगी, राइट। अभी हम लोग मेड नहीं कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। किस चीज़ का यूज करके, नेचुरल रिसोर्सेज का। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एयर होगी आपकी, वाटर होगा, सॉयल होगा, सनलाइट होगा, राइट। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके, फूड ग्रेन, सीड्स, राइट, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी सेक्टर्स में आ जाएंगी। आप एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं प्राइमरी सेक्टर्स के, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या आएगा, वो एक प्राइमरी सेक्टर्स में आएगा, राइट। ऐसी कोई भी चीज़ जो नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करके बनाई जा रही है तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। जैसे वेजिटेबल का ग्रो करना, ग्रेन्स का ग्रो करना, राइट, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, प्राइमरी सेक्टर्स में आपके देखी जा सकती हैं, राइट। ऐसी एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम लोग जो भी एक्टिविटीज करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो सारी किस में आएंगे, आपके प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं गाइस। एग्जाम्पल, कल्टिवेशन ऑफ कॉपर, कॉटन। मैं वो बोला ना आपसे, एग्रीकल्चर में जितना भी चीज़ें होंगी आपकी, ये एग्रीकल्चर में, ये क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो सारी क्या आएंगी, आपके प्राइमरी सेक्टर्स में आएंगे। अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर, ये तो सिंपल की बात होगी, आपको प्राइमरी सेक्टर आई थिंक सो समझ में आ चुका होगा, राइट। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, चिंता नहीं रखिए। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा कि आपका जो प्राइमरी प्रोड्यूस हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोड्यूस हुआ है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, राइट, कॉटन्स हो गया, ग्रेन्स हो गए, उनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाएंगे, कुछ एक नई चीज़ बनाएंगे, राइट। उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर, राइट। सिंपल अभी लेमन लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं डेफिनेशन, इसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर में एक फार्मर ने वीट को उगाया, क्या उगाया, वीट उगाया। अब वीट से क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा वीट से, ये फार्मर है, उसने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करा, या किसी फैक्ट्री ओनर को उसने वीट बेच दिए, राइट। उसने क्या करा, वीट का फ्लोर बना दिया, आटा बना दिया, और उसको मार्केट में बेच सकता है। तो फ्लोर क्या होगा, एक सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया, क्योंकि उसने उसका आटा बना के प्रोसेस कर दिया ना उसको, तो आटा बना के बेच सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, उसी वीट का बना सकता है, फ्लोर बनाया और उसी का उसने बिस्किट बना दिया और मार्केट में बेचा, राइट। अगर वीट यहाँ पर 10 रुपये किलो बिक रहा है तो फ्लोर कितने का मिलेगा, ऑफकोर्स इसमें कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके वो बेचना स्टार्ट करेगा, राइट। तो 20 रुपीज़ का हो सकता है, या 20 रुपये पर केजी के हिसाब से वो बेचे, राइट, अपना प्रॉफिट ऐड करके। तो कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट इसमें बनाने की कोशिश वो कर रहा है। उसके बाद बिस्किट आप देखेंगे तो उसी 10 किलो 1 किलो गेहूं जो 10 रुपये का उसने खरीदा था, उसी बिस्किट से बना दिया, उसको वो 30 रुपये या 40 रुपये पर पैकेट के हिसाब से वो बेच रहा है। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया। मतलब कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाएगी जिसमें प्राइमरी सेक्टर का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को बनाया जाएगा गाइस, राइट। ये तो हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। भी आपको समझ में आया होगा कि सेकेंडरी सेक्टर होता क्या, ये लेमन लैंग्वेज में है, आपको बेसिक समझ में आया कि प्राइमरी सेक्टर में कुछ भी बनेगा तो सेकेंडरी सेक्टर में उसका प्रोसेस करके एक नई प्रोडक्ट बना दिया जाएगा, उसको बनाया जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कॉटन, कॉटन से क्या बन गया, आपके क्लोथ बने। कॉटन क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, क्लोथ्स क्या हो गए, सेकेंडरी हो गए, राइट। क्लोथ्स क्या हो गए, सेकेंडरी हो गए गाइस। राइट। तो आपको मैंने ये चीजें समझा दी हैं क्या होती हैं, सॉरी, ओके। अब हम लोग जाएंगे प्राइमरी सेक्टर के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं टर्शियरी सेक्टर। भी आपको मैंने बता दिया, दिस इज बिकॉज द बेस ऑफ द प्रोडक्ट वाज सब्सिक्वेंटली टू मेक
राइट। इनकी जो डेफिनेशन है, मैंने कॉटन का कल्टिवेशन आपको मैंने बता दिया, सिंस नोशनल प्रोड्यूसर एग्रीकल्चर फिश सेक्टर्स, राइट। और प्राइमरी सेक्टर्स के दूसरे हम लोग उसका दूसरा नाम भी होता है, बोल देते हैं उसका रिलेटेड सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर को। क्या कहा जाता है गाइस? प्राइमरी सेक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर भी हम लोग बोल देते हैं, या एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी आपने नाम सुना होगा, ऐसा भी हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उसी चीज़ से रिलेटेड हो। जैसे मिल्क का प्रोडक्शन, फिशरीज, ये सारी किस्में आती हैं आपकी प्राइमरी सेक्टर। इसमें नया कोई चीज़ नहीं बन रही होगी प्राइमरी सेक्टर में, वही नेचर का एक्सप्लॉयटेशन करके कुछ चीज़ मार्केट में रॉ मटेरियल की तरह बेचा जा रहा होगा उन्हें, राइट। सेकेंडरी सेक्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड होने वाली हैं, राइट। सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर्स का इस्तेमाल करके नई चीज़ें बनाई जाएंगी, राइट। उसके बाद तीसरा सेक्टर जो आता है आपका, वो है आपका टर्सरी सेक्टर, राइट। टर्सरी सेक्टर्स में आपका क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। टर्सरी सेक्टर में एक्चुअली में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बन नहीं रहा होता है, कोई न्यू प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड या मेड, राइट। कुछ ऐसी नई चीज नहीं बन रही होती है। सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में कुछ नई चीज बनेगी, प्राइमरी सेक्टर में कुछ प्रोड्यूस हो रहा होगा, सेकेंडरी सेक्टर्स में कुछ प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बन रहा होगा, जिसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं गाइस? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, राइट। सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब टर्शियरी सेक्टर की हम लोग बात करेंगे। टर्सरी सेक्टर्स में कुछ ऐसी चीज नहीं बनेगी, यहां पर क्या होंगी? सर्विसेज दी जाएंगी, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम भी क्या जाता है? सर्विसेज, सर्विस सेक्टर भी दूसरा इसका नाम होता है। जैसे सेकेंडरी सेक्टर का इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का एग्रीकल्चर सेक्टर भी उसको नाम दिया था, इसी तरह से हम लोग टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और ये हेल्प करती हैं प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर का अपलिफ्टमेंट करने में, उनका प्रोड्यूस में, उनको फिजिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज में हेल्प करती हैं, उनका ग्रोथ में हेल्प करती हैं आपका टर्सरी सेक्टर, राइट। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। तो टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? अब मैंने बोला कि यहाँ पर एक फार्मर ने गेहूँ उगाया, राइट, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी होगी आपकी, जिसे आप प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। उस गेहूं को एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने खरीद लिया, जिससे उसने फ्लोर बनाया या बिस्किट बनाया, जो फाइनल प्रोसेस्ड करके उसको बना दिया, राइट। फ्लोर बना दिया या बिस्किट बनाया, कुछ भी बनाया, मतलब एक फाइनल गुड उसने प्रोड्यूस कर दिया है। अब देखिए, वीट यहां से इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए उसको कुछ चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए कुछ उसको, राइट। उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट क्या है? एक सर्विस सेक्टर है, क्योंकि सर्विस दे रहा है इसको, राइट। इसका कुछ चार्ज भी करेगा, तो ये दोनों को क्या कर रहा है? ग्रोथ में हेल्प कर रहा है कि नहीं? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को मिला रहा है, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया आपका? एक सर्विस सेक्टर हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया। तो ऐसे कोई भी सेक्टर्स क्या होंगे जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसे टर्सरी सेक्टर कहते हैं, या उसे बोलेंगे सर्विस सेक्टर, राइट। अब ऐसी सर्विसेज कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगी? आपको हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्विसेज दी जा रही है ना आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, आपको बैंकिंग मिलेगी। ये सारी की चीज़ें क्या हैं? आपके सर्विस सेक्टर से हैं। क्या है गाइस? सर्विस सेक्टर हैं, और आपको इन्हीं को बोलते हैं टर्शरी सेक्टर, राइट। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो आपको तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, आई थिंक सो, कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, और टर्सरी सेक्टर क्या होता है, राइट। जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी भी हैं, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, राइट। थर्ड कैटेगरी की इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो ऊपर की हेल्प करता है। अब इसमें एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। अब स्टोरेज में क्या है? वेयर हाउस आप देख सकते हैं, राइट। कम्युनिकेशन आपको बता दिया, बैंकिंग किसके लिए हेल्प करता है? फाइनेंस के लिए। आप प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ? वीट उसने उगाया, राइट। उसको कुछ इनपुट भी तो चाहिए होगा, या सीड्स खरीदने हैं उसको, इरिगेशन के लिए उसको पंप चाहिए, तो उसको पैसा कौन देगा? सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? फाइनेंस कौन करेगा? बैंकिंग सेक्टर। तो हर चीज़ें रिलेटेड हैं। तो गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, मनी लेंडर से फार्मर बचे, प्रोडक्शन इंक्रीज हो,
इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च करती हैं। स्कीम्स में बेसिकली काम क्या होता है, जितने भी आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर के लिए कोई भी या फार्मिंग सेक्टर के लिए कोई भी स्कीम्स आती है, मोस्टली आप किसकी बात करेंगे वहां पर, फाइनेंस की बात करेगा, इंश्योरेंस की बात करेगा या सिक्योरिटी की बात करेगा। इसके अलावा कुछ और बात होती नहीं है। या स्किल्स देने की बात करेगा, राइट। स्किल्स मतलब यहां पर सर्विसेज देने की बात कर रहा है वो, राइट। और सारी चीजें होती क्या हैं, इसीलिए गवर्नमेंट के फोकस भी इस तरह से होते हैं स्कीम्स का। देखा, आप कहते होंगे ना हमें स्कीम याद नहीं रहती हैं सर, स्कीम गवर्नमेंट की ढेरों हजारों स्कीम्स होती हैं, कैसे याद करें भैया। उसके पीछे से कॉन्टेक्स्ट समझें, उसको जाने कि वो स्कीम लॉन्च करने, कोई भी गवर्नमेंट कुछ काम कर रही होगी उसके पीछे कुछ रीजन होगा। अब रीजन आपको पता है कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम ला रही है तो किसी चीज को क्या करना चाहती है, वो प्रॉफिटेबल बनाना चाहती है, उसको हेल्प करना चाहती है। तो हेल्प क्यों करना चाहेगी, अब हेल्प उसको करेगी ना जिसको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो उस प्रॉब्लम को जाने कि गवर्नमेंट वो स्कीम्स क्यों ला रही है, तो आपको यहां पर से इफेक्ट पता चल जाएंगे, कॉजेज भी आपको पता चलेंगे, तो बुक पढ़ने का तरीका आपको समझ में आएगा। फिर एक न्यूज आर्टिकल इतने डेली के बेसिस पे इतने आ रहे हुए हैं, एमएसपी का प्राइस इंक्रीज है, फार्म लॉज के बारे में, लेबर लॉज के बारे में आप पढ़ते हैं, तो क्यों ला रही होगी, उसके पीछे से कुछ कारण है ना। तो उसी के लिए तो आप किताब को समझें या कोई कंटेंट को समझें तो आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। आपकी अप्रोच, आपका सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए, राइट। वो बदलेगा कैसे, जब आप पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ना इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो एक्टिविटीज़ का मैंने डिवीज़न आपको पहले से बता दिया है कि 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ 3 सेक्टर्स। उसके बारे में बेसिकली आई थिंक सो मैंने आपको बेसिक आइडिया आपको मैंने दे चुका हूं। प्राइमरी सेक्टर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, राइट। अब इकोनॉमी, एक यहां पर एक टर्म आया आपका, क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज, सिंपल है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें मनी का जनरेशन हो रहा होगा, इनकम का जनरेशन है, मनी क्या बोलो या आप बोलो इनकम का जनरेशन हो रहा होगा, उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, राइट। इनमें सब में क्या हो रही है, मनी जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, तो उसे बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। तो आप ये भी कह सकते हैं इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डिवीजन मैंने आपको बता चुका हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, राइट। प्राइमरी सेक्टर्स में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेकेंडरी सेक्टर्स भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसको एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी आप कहते हैं, ये जो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, राइट। और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बता दिया है मैंने आपको पूरा डिटेल में। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि नया कोई इसमें प्रोड्यूस किया जाता है, नई वस्तु इसमें प्रोड्यूस की जाती है, तभी से हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आप कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर मैंने बता दिया है, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया। टर्शरी सेक्टर के बारे में भी आपको बता दिया कि टर्शरी सेक्टर में कोई नई चीज़ बन नहीं रही होती, ऐसी कोई एक्टिविटी जो होंगी जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रोथ में हेल्प करेंगी, ऐसी सेक्टर्स को हम लोग टर्शरी सेक्टर कहेंगे। आपको इसका दूसरा नाम आपको सर्विस सेक्टर्स भी हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक्स, ट्रेन्स, ये सब क्या है, ये आपके टर्शरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स से हैं, राइट। इसमें स्टोरेज, बैंकिंग, सारे कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। कंपैरिजन, प्रोडक्टिविटी और कैलकुलेशन के हिसाब से हमने यहां पर आएगा आपका, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक फार्मर ने क्या करा, गेहूं खरीदे, गेहूं बेचे 8 रुपये पर केजी के हिसाब से किसी मिल ग्राइंडर को या किसी फैक्ट्री ओनर को बेचे होंगे उसने, और उसने क्या करा, उसका से 2 चीज़ें बना दी, फ्लोर बना दिया या उससे बिस्किट बना दिया। उसने 10 रुपये केजी उसको बेचना स्टार्ट किया, उस फ्लोर को क्या हो सकता है। अब देखिए, प्राइमरी सेक्टर्स में से तो सिर्फ रॉ मटेरियल्स आपके निकल के आएंगे। सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो सकता है कि एक ने तो फ्लोर बनाया, उसका इंटरमीडिएटरी बन सकता है वो, बट कहलाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर ही वो कहलाएगा, क्योंकि वो नई चीज़ कुछ बना रहा है। या उस फ्लोर का इस्तेमाल करके एक तीसरी और चीज़ बन सकती थी, बिस्किट बन सकता था, जिससे उससे और कुछ भी बन सकता था, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, राइट। नमकीन बन सकती है उससे, और बहुत चीज़ें बन सकती हैं, तो इसका यूज करके ये भी एक सेकेंडरी सेक्टर आएगा, या ये इसका इंटरमीडिएटरी हो सकता है, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएटरी सेक्टर भी कहते हैं उसको। बट आपके लिए अभी सिर्फ इतना जानना है कि प्राइमरी के बाद आपका आएगा सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के बाद टर्सरी सेक्टर, जो हेल्प करेगा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ में। जितना ज़्यादा ग्रोथ प्राइमरी सेक्टर का होगा, जितना ज़्यादा ग्रोथ सेकेंडरी सेक्टर का होगा, उससे ही ज़्यादा टर्सरी सेक्टर में भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं।
अब मैंने आपको बोला था कि कल मैंने एक चीज़ बताई थी आपको जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपको मैंने बता दिया था। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर्स में कुछ गुड्स प्रोड्यूस हुए जो सीधे सीधे बिक गए। अब जैसे वेजिटेबल्स थे, राइट, इससे कुछ बन रहा था अभी नहीं। मान लीजिए वेजिटेबल से कुछ ही नहीं बनाया, मैंने टोमेटो लिया और सीधा सीधा घर में इसको इस्तेमाल कर लिया कंज्यूमर ने, मतलब आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, राइट। तो इसका कुछ प्राइस हो गया, इसकी वैल्यू होगी। मान लीजिए ये टमाटर 10 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक रहा था, तो इसकी कोई एक वैल्यू होगी। मान लीजिए आप सेकेंडरी में क्या हुआ, इस प्राइमरी सेक्टर में जो टोमेटो था उसने किसी इंडस्ट्री को इसको बेच दिया या किसी फैक्ट्री ओनर को इसको बेच दिया। सॉरी गाइस, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, राइट। टोमेटो था, मान लीजिए फार्मर ने क्या हुआ, टोमेटो बनाया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, टोमेटो को इसने सीधा एक कंज्यूमर को बेच दिया। जैसे आप बाजार जाते हैं ना, तो बाजार जाने के बाद क्या करते हैं, आप उसको टोमेटो को खरीदेंगे। मान लीजिए 10 रुपये का खरीदा आपने, तो वो टोमेटो आपने खरीद लिया, सीधे सीधे कंज्यूम कर लिया है, तो इसकी एक कुछ वैल्यू होगी, 10 रुपये इसकी वैल्यू बन गई, राइट। 10 रुपये का खरीदा है, मान लीजिए एक टमाटर आया, मान लीजिए 10 रुपये का। अब क्या करा, यही टोमेटो क्या करा, इसने किसी फैक्ट्री ओनर को बेच दिया, राइट। सेम 10 रुपये का एक बेचा और उसने क्या बना दिया, इससे केचप बना दिया। आपने सुना होगा ये किसान कैसे, टोमेटो सॉस भी आप बहुत सुनते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा वाला खाने वाले लोग बहुत यूज करते हैं इसको, आपको बताइए। तो उसने क्या लगाया, टोमेटो सॉस की बोतल बना दी और उसने इसको 20 रुपये का बेचा, राइट। तो इसकी जो वैल्यू थी, फाइनल कंजप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। अब यहाँ से इस टमाटर को इस फैक्ट्री तक पहुँचाने में कोई गाड़ी वाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा, मान लीजिए उसमें 1 रुपये लग गया होगा, मान लीजिए 10 रुपये लग गया। 10 रुपये का टमाटर ये लगा, 10 रुपये का ये लगा, 10 रुपये का ये लगा, राइट। अब ये क्या है, 10 रुपये लगाया, मतलब उस जिसने सर्विसेज दी होगी, जिस ट्रक में भर के जा रहा होगा उसने इसका पैसा लिया होगा ना, अपना गाड़ी का भाड़ा लिया होगा, 10 रुपये का भाड़ा। तो टोटल किसका हो गया, यहाँ से 10 रुपये आए क्योंकि फाइनल कंजप्शन हुआ है, राइट। हम इंटरमीडिएटरी को नहीं गिनते हैं जीडीपी कैलकुलेशन में, हम लोग फाइनल गुड्स और सर्विसेज को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर से बाद कंज्यूम हो गया इस टमाटर का, उसके बाद हम लोग टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर में अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने क्या करा, 20 रुपये का हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये सर्विसेज सेक्टर दी तो क्या हुआ, 10 रुपीज़ का हो गया। तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 20, 10, 30, 10, 40 रुपये। तो 40 रुपये क्या बन गया, आपकी जीडीपी निकल के आई। अब आप पूछेंगे कि यार गवर्नमेंट को कैसे पता चल रहा है कि ये चीज़ें यहाँ कंज्यूम हो रही हैं, तो उसके बारे में जो जीडीपी का टोटल है कैलकुलेशन है, उसको मैं आपको क्लास 11th में बताऊंगा, जिसमें आपको क्लास 11th के लेक्चर कराऊंगा, उसमें टोटल डिटेल में बताऊंगा गाइस। तो अभी आप हेडक ना लेंगे, अभी सिर्फ इतना समझिए कि किस तरह से कंक्लूड किया जाता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन में भी जाएंगे तो जीडीपी की डेफिनेशन आपको यही दिखाई देगी, तो इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 3 सेक्टर्स। तीनों सेक्टर मैंने आपको बताया कि किस तरह से हुआ, इन ए पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर फ्रेम में, या मतलब पर्टिकुलर एक साल में कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उनकी फाइनल वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग गाइस। क्योंकि हम लोग अब किसी चीज़ से तो मेजर करना होगा ना, अगर आपको ये लेंथ मेजर करनी है तो आप स्केल रखेंगे, वहाँ पर 15 सेंटीमीटर लिखा होगा, या जितना भी आपको लेंथ मेजर करनी है, तो इसका एक स्टैंडर्ड साइड है। अब जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर मनी का इस्तेमाल करेंगे कि मनी के टर्म में उसका कितनी होगी। तो वैल्यू मतलब क्या है, उसकी मॉनिटरी वैल्यू कितनी है, राइट। तो उसे बोलते हैं हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। और जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उतना ज़्यादा हमारी बिगर इकोनॉमी होगी। अब जीडीपी का कैलकुलेशन बहुत तरीक़ों से हो जाता है, राइट। नॉमिनल प्राइस पे देखा जाता है उसको, या पीपी के मॉडल में देखा जाता है उसको, आपको मैंने बताता हूँ। नॉमिनल प्राइस में हम लोग 5th और 6th में बैठते हैं, राइट। कोरोना के कारण काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है। पीपी के उसमें 3rd टर्म में हम लोग आते हैं। वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा क्लास 11th के लेक्चर्स में, राइट। अब हम लोग पहुँचते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। मैंने आपको जीडीपी के बारे में बता दिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी सेक्टर, राइट। अब कंट्रीब्यूशन में थोड़ा बताना, उससे पहले आपको मैं हिस्टोरिकल चेंजेस बता देता हूँ, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में हिस्टोरिकल चेंजेस। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है। तो पहले हम लोग हिस्ट्री उसके जान लेते हैं। अगर हम लोग इनिशियल स्टेट में देखते हैं, जिस टाइम आपके अंग्रेज थे या इंडिपेंडेंट के बाद, राइट, 1947 के बाद की बात हम लोग देखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर्स है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा था। आपके सेकेंडरी सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ आपकी बनी नहीं हुई थी ऑलरेडी, आपको पता है, राइट। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था 19th सेंचुरी में। अगर आपने थोड़ी सी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो
इंडिपेंडेंट के बाद आपका प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। पहले होती थी एक्टिविटी, आपके आर्ट एंड क्राफ्ट की जो एक्टिविटी थी इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट थी, और यहाँ पर हम लोग इंडिया को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया। अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेज आए तो आपका हो गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उन्होंने फॉरेन गुड्स को यहाँ लाना स्टार्ट कर दिया और हमारी इंडस्ट्री खत्म होगी, और जो लोग यहाँ पर स्किल्ड लेबर थे सारे लोग किस में चले गए, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। तो लास्ट में हम लोग बहुत गरीब थे जिस टाइम, आपका 1947 के टाइम में। तो प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सेक्टर आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर जैसे हुआ तो उसके बाद आपके बहुत सारे प्लानिंग कमीशंस आए, आपको पता ही है, 5 ईयर प्लान, राइट, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ऐसे करके 12 5 ईयर प्लान, राइट, इस तरह से आए। और आपको पता है रिसेंट में क्या चल रहा है, आपका नीति आयोग 2017 के बाद नीति आयोग को लागू किया गया, आपको ये पता होगा, न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। अब प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है, राइट। अब क्या चलता है, नीति आयोग, राइट, नीति आयोग आपको पता है, इसको आपको पता होना चाहिए, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो फिर क्या हुआ, इनोवेशन हुआ, फार्मिंग मेथड्स आपके बड़े बड़े हुए, एग्रीकल्चर से बिगिन टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स। आपको पता होगा अगर 1960s के पास अगर बात देखें, जिसमें इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में बेसिकली, तो उस टाइम हमारे पास एक तो पैसा भी कम था, ड्रॉट आया तो सिंपली फेमाइन भी आ गया, तो कुछ भी नहीं था, और हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना था, 50 मिलियन टन, सिर्फ इतना ही मिलियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था हमारे पास। फिर क्या हुआ, हमारे 1960s के पास 65 के पास अगर देखें तो हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन आता है और हमारा प्रोडक्शन 200 मिलियन टन पहुंच जाता है 2000 के आसपास तक का। गाइस ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। तो एग्रीकल्चर फार्मिंग मेथड इंक्रीज हुए तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, मोर फूड आया, जिसे आपको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से आप जानते हैं इसको, राइट, ग्रीन रेवोल्यूशन के हिसाब से। इसके बारे में डिटेल में और होगी जिस चर्चा क्लास 11th में होगी उसके बारे में, राइट। अब फूड प्रोड्यूस होगा तो एक्सपोर्ट होगा, अब फूड प्रोड्यूस हुआ एक्सपोर्ट होगा तो सिंपल सी बात है सर्विस सेक्टर डेवलप्ड होगा, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, राइट। तो मोर जो पीपल्स होंगे स्टार्टेड वर्किंग, इंडस्ट्रीज में काम करने लग जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा फूड प्रोड्यूस है। पहले तो मान लीजिए 5 टमाटर पैदा हुए तो 5 टमाटर में 5 लोगों ने खा भी लिए, राइट। अब फूड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उस फूड को क्या होगा, बेचना स्टार्ट कर देगा वही किसान। अब 10 टमाटर होने लगे तो इंडस्ट्री खड़ी होंगी, इंडस्ट्री खड़ाने के लिए तो कैचअप बनाएगी, वो नए नए प्रोडक्ट बनाएंगी, तो यहाँ पर और लोग काम करेंगे, राइट, इस तरह से चीज़ें होंगी। अब यहाँ काम करेंगे तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चीज़ें चाहिए होंगे, तो सर्विस सेक्टर, इस तरह से चीज़ें डेवलप्ड होती चली जाएंगी। ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड टू। अभी रिसेंटली में अगर आप देखेंगे तो एक बात आ रही है कि हमारा प्राइमरी सेक्टर से हमने डायरेक्टली जंप किया है सर्विस सेक्टर में, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका भी है और ये बहुत बार पूछता भी है, तो आपको इससे कारण पता होने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, उसको भी हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी आपको मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे ऐसी चीज़ें पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है, अफेक्ट क्या हुए इन कारण से, तो यही चीज़ें पूछता है। आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक कंसोलिडेटेड अप्रोच होनी चाहिए कि किस तरह से चीज़ों को नज़रिए से देखना है। तो मोर इंडस्ट्रीज बनेंगी, फूड प्रोसेसिंग होगी, जिसे आपको कहना है फूड प्रोसेसिंग क्या हो रही है कि उससे नया कुछ प्रोडक्ट बनाना। टेक्सटाइल बनेगी, लार्ज कमिंग इन नंबर्स ऑफ द टेक्सटाइल। अभी PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए और 14 सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए। अभी आपने अगर 2-3 दिनों में न्यूज़ सुनी होगी तो गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर के बारे में भी स्कीम लॉन्च की है, जिसको PLI का ही पार्ट बना रखा है, राइट। तो गवर्नमेंट सारी चीज़ें कर रही हैं। आप देखिए, अभी देखेंगे तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होंगी रिसेंट्स में, अभी देखेंगे 2019, 20 या 2021 में देखेंगे तो सारी स्कीम्स ध्यान से देखेंगे तो सारी सेकेंडरी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, और मोस्टली फोकस गवर्नमेंट का सेकेंडरी सेक्टर को इंप्रूव करना है, क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, उसका इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। प्राइमरी सेक्टर्स में भी काम हो रहा है, बट जितना सर्विस सेक्टर से हमारा सेकेंडरी सेक्टर इंप्रूव करना चाहिए उतना नहीं हो पाया। तो उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट जो चीज़ कम होगी ना उसी पे काम करेगी, और वैसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आप समझिए, चीज़ों को समझिए, और यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही चीज़ों से आएगा, राइट गाइस। उसके बाद आप क्या आएंगे, सर्विसेज आपकी, सॉरी ये हम लोग बहुत ऊपर चले गए, बिस्किट्स, ओके
हाँ, तो आपको क्या हुआ, सर्विस सेक्टर से आपके आएंगे बैंकिंग, हेल्थ, इंश्योरेंस, सबको पता ही है, आपको पता। सर्विस सेक्टर बिकेम मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉइंग मोर नंबर ऑफ पीपल्स। अब सर्विस सेक्टर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है और सबसे बड़ा सेक्टर ये उभर के आया बाद में, हमारे 1947 के बाद में। अब हम लोग बात करेंगे, तीसरी चीज मैंने आपको बता दी है आपको कि तीसरी चीज मैंने आपको बतानी थी कि कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी, राइट। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किस तरह का रहा है, कौन कौन से सेक्टर का कितना रहा है। सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, पीएसटी, इतना याद कर रखें। 1973 के आसपास अगर आप देखें, 73 एंड 74 के बाद, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा रहता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें उस टाइम आपका सर्विस सेक्टर भी, क्योंकि हम पुअर थे, प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि आपको बताया ना 1965 के आसपास आपका क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, तो प्राइमरी सेक्टर्स में ही फार्मिंग हार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी। आपका यहाँ पर इंडस्ट्रीज तो बड़ी थी नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं थी इतनी बड़ी जो अभी अभी आप देखते हैं, वो इंडस्ट्रीज कुछ थी नहीं, राइट, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारा बहुत सारा एक्सप्लोटेशन कर दिया है था। अब बढ़ के आई है, तो शुरुआत में क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर उसी चीज़ को आप 2013-14 में देखें या अभी देखेंगे, तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आपका जीडीपी में। अराउंड 60% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो आपका 60 आपका सर्विस सेक्टर का है, सेकेंडरी सेक्टर का उसके बाद आएगा, टर्सरी सेक्टर का अब आके थोड़ा बड़ा है, राइट। तो टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा, राइट, टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर का, जो पहले उल्टा हुआ करता था, राइट। अब फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में, तो उसके पीछे भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसे जैसे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा, वो लीड करेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताने कि पहले फार्मर था, वो 5 टमाटर बनाता था और 5 टमाटर क्या है, सारे लोग कंज्यूम कर लेते थे, और कुछ बचता ही नहीं था एक्सपोर्ट करने के लिए। अब फार्मर का क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। फार्मर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा होगा, जब फार्मर यहाँ पर क्या है, मैकेनाइजेशन, अच्छी वैरायटी के सीड्स, गुड क्वालिटी सीड्स आए, तो यहाँ पर क्या है, फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब फार्मर को प्रोडक्शन किया तो सिर्फ 5 ही, यहाँ तो लोगों ने 5 कंज्यूम करने थे, राइट। अब इसने कितने उगा रखे हैं, मान लीजिए 10 टमाटर हो गया, तो 5 टमाटर फालतू हुए, तो क्या करेगा, ये एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट करेगा तो इंडस्ट्रीज आएंगी और यहाँ से बन जाएगा एक कुछ नया कैचअप बन जाने लग जाएगा। तो इसलिए चेंज जुड़ी है, प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज होगा तो सेकेंडरी सेक्टर खुद ब खुद डेवलप्ड होता जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्ड होगा तो टर्सरी सेक्टर्स ऑलरेडी डेवलप्ड बनता चला जाएगा, क्योंकि लोग उतनी सर्विसेज होंगी, इनकम बढ़ेगी तो सर्विसेज भी उतनी मांग करेंगे लोग, ऐसा देखने को मिलता है, राइट। ग्रेटर द एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वीडियो द डिमांड फॉर द सर्विसेज सेक्टर्स। आपको मैंने ये चीजें हैं, हर चीज एक दूसरे से लिंकअप है, राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सेकेंडरी, थर्ड टर्सरी सेक्टर। अभी तो जितना मैंने ऊपर से बताया आपको, एक तो वो था जनरल टर्म में कि प्राइमरी सेक्टर्स इंक्रीज होगा तो सेकेंडरी सेक्टर आपका इंक्रीज होता है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज होगा तो आपको टर्सरी सेक्टर्स, इन दोनों में इंप्रूवमेंट, तो सर्विसेज सेक्टर्स बढ़ता चला जाएगा। इंडिया में देखा गया कि प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या बोला सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर इंक्रीज हो गया, और हमारा जो सेकेंडरी है, जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, वो बहुत कम रहा। तो उसी चीज़ में हम लोग ध्यान देने की बात थी। तो इंडिया का हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में ऐसा क्या हुआ है। वैसे तो होना क्या चाहिए, प्राइमरी से सेकेंडरी आना चाहिए, सेकेंडरी के बाद टर्सरी सेक्टर डेवलप्ड होना चाहिए, बट इंडिया का कुछ केस अलग रहा है, क्योंकि आपको पता है इंडिया तो हर चीज़ में लगा। मानसून में देखो इंडिया का केस ही अलग है, मानसून जिस तरह से और जगह पर आता है, यहाँ इंडिया में कुछ और तरीके से आता है। यहाँ पर डाइवर्सिटी देखेंगे तो वो भी अलग है, राइट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत सारे रिलीजन, कास्ट, क्रीड सब अलग अलग है, फिर भी हम लोग साथ में रहे होते हैं। तो यही तो इंडिया की बात है, इनक्रेडिबल इंडिया क्यों कहते हैं गाइस, इसी कारण से, क्यों हर चीज़ में अनोखा है, यूनिक है। तो यहाँ पर भी यूनिक है हमारे साथ। ये इंडिया का केस है ऐसा कि प्राइमरी सेक्टर के बाद सीधा सर्विस सेक्टर इंप्रूव हुआ है, राइट। तो इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर्स इन द प्रोडक्शन, राइट। मैंने आपको बोला कि प्राइमरी सेक्टर्स में इंडिया का अगर देखें तो प्राइमरी सेक्टर्स में शुरुआत में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ, 1973 के आज से 2000 के पास अगर देखेंगे तो सर्विस सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक जंप आया है और 60% कंज्यूमर कंट्रीब्यूशन वो करने लगा है, राइट।
तो बेसिक सर्विसेज में क्या हुआ, सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट क्यों हो पाया, उसके पीछे कारण है। आपसे पूछेगा ये यूपीएससी मेंस में आपसे पूछ सकता है। देखिए आंसर कहीं हवा से कोई आप बुक पढ़ लेते हैं, बड़े बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज काम नहीं आती है गाइस, यहीं पर ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल एनसीईआरटी की बुक्स में आपको मिल जाती हैं। तो उसी को चीज़ों को आपने ध्यान देखना है। सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट क्यों हो गया, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है। सबसे पहली चीज़ है जो भी सर्विसेज सेक्टर है वो उसकी बेसिक नीड है। हॉस्पिटल आपके होने चाहिए, स्कूल्स आपके होने चाहिए, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन में आपको देखते हैं, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, इंश्योरेंस, ये सारी क्या है सर्विसेज दे रही हैं, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें खर्चा कर रही है। तो ये प्राइमरी सर्विस है, बेसिक सर्विसेज है। इसीलिए जो आपका बेसिक सेक्टर है, जो टर्सरी सेक्टर है, वो इंप्रूवमेंट हुआ इस कारण से भी। तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी द प्रोविजंस ऑफ दी सर्विसेज। तो पहला कारण क्या होगा, बेसिक सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कराना, इस कारण से जो सर्विस सेक्टर्स है वो इंप्रूव हो पाया। सेकेंडरी है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ तो ट्रांसपोर्ट का हुआ। पहले घोड़ा गाड़ी थी, आपको पता ही है, यहाँ पर घोड़ा चलाता था, गधा गाड़ी भी होती थी, राइट। अगर आप देखते हैं तो ये गधा गाड़ी, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ये गधा गाड़ी भी होती थी। उसके बाद क्या है, ट्रेन्स आ गई आपकी, और इम्प्रूवमेंट हुआ, ट्रक्स, ये चीज़ें आई। आप यहाँ पर बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, राइट, हाइपर लूप की बात कर रहे हैं। तो ये सारे एडवांसमेंट तो हो रहे हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ तो क्या हुआ, सर्विसेज भी डेवलप होंगी, राइट। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। क्योंकि जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, प्राइमरी सेक्टर्स, मैंने बोला ना 2 सेक्टर्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स इंप्रूवमेंट हुए तो और चीज़ें अपने आप ही इंप्रूव होंगी। और ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या है, आपके प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर्स में आते हैं। अब क्या हुआ, तीसरा कारण क्या है, मोर इनकम एंड मोर सर्विसेज। अब मोर इनकम एंड मोर सर्विसेज का मतलब क्या होगा, अब देखिए सबसे पहले क्या होता था, आपको बता देता हूँ आपको। पहले फ़ोन से बात होती थी, वो लाइन वाले फ़ोन देखते थे आपने उस टाइम में, या उससे पहले भी देखो लेटर, खतों से बात होती थी, पोस्टमैन होता था, लेटर पहुंचाने के लिए आपको पोस्टमैन आता था, और महीनों महीने तक आपका लेटर ही नहीं पहुंचा, जवाब ही नहीं आया वहाँ से, राइट। उसके बाद क्या हुआ, आपके ये लाइन वाला लेटर के बाद क्या है, टेलीग्राम आया वैसे। उसके बाद तो फिर ये लाइन वाले फ़ोन आ गए जिसमें हेलो हेलो करके बात करते थे, और उसमें कुछ चार्जेस होते थे, बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते थे, राइट। उसके बाद ये क्या है, सर्विसेज आई ना, ये बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ इसमें, लाइन वाले फ़ोन आए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, एक एजेंसी, BSNL आपने सुना होगा, MTNL आपने अगर 90s के जनरेशन के हैं तो आपने ये सुना होगा, नहीं तो आपको नहीं सुना होगा। 90s जनरेशन वालों को सबको पता रहता है BSNL MTNL क्या होता है, राइट। तो इनका क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, राइट। उसके बाद फोन्स आ गए। अब तो आपको पता है, आप तो 1 सेकंड में वहीं से हेलो, यहाँ से मैसेज भेजा आपने और तुरंत वो मैसेज वहाँ से रिप्लाई भी आ गया, राइट। अब मोर इनकम मोर इनसेप्ट, लोगों की क्या हुई, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुआ प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में मिला तो लोगों ने काम करना स्टार्ट हुआ, काम करना होता, सैलरी आप उनकी बढ़ी, सैलरी बढ़ी तो क्या है, सर्विसेज, इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी तो खर्च भी करेगा, फिर वो सिनेमा, थिएटर, बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो क्या होगा गाइस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सर्विसेज सेक्टर में आ गई, और चीज़ों का इंप्रूवमेंट हुआ। तो मोर इनकम जैसे राइज होगी, अभी अब स्विगी का देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना गाइस, घर पे ही, अब तो खाना भी नहीं बनाओ, सीधा सीधा ऑर्डर करो फ़ोन से और घर में आपका खाना डिलीवर। तो क्या हुआ, इनकम आपकी बढ़ गई, और क्या हुआ, आपकी इनकम राइज होगी तो सर्विसेज बढ़ गई। तो तीसरा कारण हो गया, मोर इनकम मोर सर्विसेज होगी। अब न्यू सर्विसेज, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ तो नई सर्विसेज आपके सामने, जैसे आपको अभी आप पढ़े इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब गाड़ियाँ क्या आएंगी, 6G गाड़ियाँ किससे चलेंगी, आपकी इंटरनेट से चलने लग जाएंगी आपको, राइट। ड्राइवर्स लेस कार सब बनेंगे, रोबोट्स बन जाएंगे, सर क्या है, न्यू सर्विसेज आएंगी, तो उससे भी एडवांसमेंट होगा टर्शरी सेक्टर। इसीलिए टर्शरी जो सेक्टर से है वो इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो पाया, राइट। ये रीजन थे इनका, आप याद रख सकते हैं। बेसिक सर्विसेज में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इंप्रूवमेंट हुआ, इनकम लोगों की बढ़ी, सर्विसेज बढ़ गई, और न्यू सर्विसेज का एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसको न्यू सर्विसेज के अंदर क्या कहेंगे आपको, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता चला गया। तो इसमें सर्विसेज सेक्टर क्या है, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, इसमें लोगों की ज़रूरत होगी, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए टर्शरी सेक्टर से बढ़ता चला गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ टर्शरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। अब हम लोग बात करने वाले इंडिया स्पेसिफिक, मैंने ऊपर भी बता दिया, इंडिया के स्पेसिफिक बता दिया मैंने, अब हम लोग उसके कारण भी आपको मैंने बता दिया। अब इंडिया में कैसा रहा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो ऊपर बताने वाला था मैं आपको, उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे।
रोल ऑफ टर्सरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। आपको मैंने बता दिया है कि प्राइमरी यहाँ पर सर्विस सेक्टर का इंडिया में जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, राइट। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, राइट। 1991 में क्या हुआ, जो हमारी पॉलिसी चेंज हुई, यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। मतलब अब ये होता क्या, आपको बताता हूँ। 1991 के पीछे क्या हुआ कि इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व थे वो खत्म हो गए, ऑलमोस्ट खत्म हो गए। 7 से 8 दिन के फॉरेन रिजर्व्स आपके बचे। फॉरेन रिजर्व क्यों चाहिए होते हैं हमारे को, कि हमने बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करना है तो रुपी तो नहीं देंगे उनसे, वो रुपी तो हमारे लेंगे नहीं। भारत के पास कितना ही पैसा हो तो कहेंगे भारत का रुपया क्यों भैया, हमारे डॉलर में पेमेंट चाहिए या यूरो में पेमेंट चाहिए। अब क्रूड ऑयल खरीदना है तो भाई उसके लिए पैसा चाहिए। अब इंडिया के पास तो पहले हमारी क्या थी क्लोज इकोनॉमी, हम बाहर से कुछ करते ही नहीं थे, बाहर वालों से हम लोग ट्रेड ही नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश माइंड से डर चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे को बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा था। हमें लगता था कि बाहर से कोई भी कंपनी आएगी तो दोबारा से हमें गुलाम बना लेगी। तो हमने 1991 तक अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा, बाहर से ज़्यादा ट्रेड नहीं करते थे। 1991 के बाद क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आपके पास आया, फॉरेन रिजर्व्स आपके खत्म हो गए। फॉरेन रिजर्व्स आपके खत्म हुए तो आपके पास पैसा नहीं रहा बाहर से क्रूड ऑयल बनाने के, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी किससे चलती थी, क्रूड ऑयल से चलती थी, राइट। तो उसके इंपोर्ट के लिए क्या हुआ, पैसा खत्म। 7 दिन का पैसा बचा है, अगर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट नहीं होगा तो हमारी कंट्री क्या होगी, क्रम्बल हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, राइट। इकोनॉमिक इमरजेंसी वाली केस आ गया। तो 1991 में क्या होता, हम लोग जाते हैं IMF के पास लोन लेने के लिए। IMF हमें पैसा दे दो भैया डॉलर्स में, राइट, ताकि हम लोग इंपोर्ट कर दें। तो उन्होंने क्या किया कि शर्त रखी, इसी शर्त पे हम लोग आपको पैसा देंगे, क्योंकि IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक जिसे आप कहेंगे, उसी की सब्सिडी है। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी इकोनॉमी को खोलिए, बाहर से बाहर की कंपनीज को इंडिया में आने दिया जाए, अलाउ किया जाए। अब हम डरते भी इसलिए थे क्योंकि हमारी जो यहाँ की इंडिया की कंपनीज थी उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी जितनी बाहर की कंपनी थी, क्योंकि वो तो वेल डेवलप्ड कंट्रीज थे, हम तो गुलाम थे पहले, राइट। और वैसे भी ब्रिटिशर्स ने हमारी जो इंडस्ट्री थे वो तो वैसे ही ख़त्म करके गए थे, राइट। तो क्या हुआ, हमारे को पैसे की कमी हुई, हमने IMF से लोन लिया और अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। तो उसी को कहते हैं LPG रिफॉर्म्स। आपने देखा होगा नरसिम्हा राव की जो अध्यक्षता में थी, उस टाइम हमारे नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर, काफ़ी विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे। तो हमारी इकोनॉमी उसमें खुलती है आपकी। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, LPG का नाम आपने सुना होगा, राइट। वहाँ से हमने पैसा उठाया और अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। तो क्या हुआ, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आपको भारत में दिखेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको आने लगा, राइट, जिसे आप बोलते हैं FDI के रूप में। अभी देखेंगे रिसेंटली में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके 2 फॉर्म्स में आती है, आपके एक FDI के फॉर्म में आती है, एक आएगी FPI के फॉर्म में आएगी। अब दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11th में, हम लोग डिटेल में बताऊंगा आपको क्या होता है ये। क्योंकि अभी देखते हो ना, गवर्नमेंट कहती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गया। FPI पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है, बेसिकली वो FDI पे ज़्यादा फोकस क्यों करती है। जब भी, अब इनका डिफरेंस बताता हूँ। एक कंपनी है, उसके मान लीजिए 100 शेयर हैं। अगर कोई कंपनी में बाहर का कोई व्यक्ति 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लेता है उस कंपनी में, तो उसे बोलते हैं FDI। अगर 10% से नीचे शेयर खरीदता है उसे बोलते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसे, राइट। और हमारे को जरूरत क्यों है FDI की, हम लोग कहते हैं क्यों, फॉरेन ज़्यादा पैसा आएगा तो हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, रोड रेलवेज को बनाना, तो इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। अब भारत में तो इतना पैसा है नहीं, तो हमारे को क्या होगा, लोन ले सकते हैं, राइट। उसकी भी कोई लिमिटेशन है, बट यहाँ से लोगों का बाहर का पैसा अगर सर्कुलेट इंडिया में हो तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, हम लोग कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा और हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। तो ऐसा चीज़ें LPG रिफॉर्म के पास होने लगा। ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक टर्शरी सेक्टर इज ग्रोइंग इन द इंडिया। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज हुई तो टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम में हो गया। सर्विसेज MNC आई तो सब उनको लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए, तो काम करने के बाद सर्विसेज सेक्टर्स ऑलरेडी बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ने लगी, राइट। बेसिक एम्यूनिटीज जस्ट लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विस, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ATM बूथ, ये सारी चीज़ें आपको देखेंगे 91 के बाद ये सारी चीज़ें आएंगी आपके बाद। राजीव गांधी के टाइम आप देखेंगे कंप्यूटर हमारे भारत में आया, और अभी कंप्यूटर इतना तेज कब हुआ, 2010 के आसपास बातें हैं, उसके बाद आता है कंप्यूटर की जो ग्रोथ है, जिसे बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी 4th रेवोल्यूशन की, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, तो वो चीज़ें आने लगी हैं अब, राइट। तो इस कारण से क्या हुआ, इन सारी चीज़ों से कारण हमारे में टर्शरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया, क्योंकि बाहर से चीज़ें आने लगी, राइट।
तो जीडीपी हमारे में टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ ज़्यादा हुआ तो उसका कंट्रीब्यूशन भी हमारा बढ़ गया। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन अदर सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ क्लियरली दैट शेयर्स ऑफ द टर्शियरी सेक्टर्स इन जीडीपी इंक्रीज हो गया, राइट। तो वो क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें पास्ट 30 ईयर्स की बात करें, 1973 से अगर बात करूं 2013 तक, तो 93 के आसपास क्या हुआ, जो सर्विस सेक्टर में जंप कहां से हुआ, 30% से, जो 30 से 40% हुआ करता था पूरे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन 2003 आने तक 50% से 60% का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया गाइस। इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला आपके टर्शियरी सेक्टर में, जिसके कारण मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या कारण था, राइट। बेसिक सर्विसेज थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, राइट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बढ़ गया आपका, राइट, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। राइट, और शेयर ऑफ द सेक्टर 30% से क्या हुआ, 1973 से जो 15% हुआ था इंक्रीज हुआ 22%। और जो सेक्टर्स है हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट बहुत कम हो पाई, क्योंकि हमारे वहाँ क्या हुआ, सर्विस सेक्टर, बाहर से एमएनसी आई तो उनको क्या है, लोग चाहिए होते, तो सर्विसेज सेक्टर्स बढ़ गए। बट क्या है, इंडस्ट्रीज, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो नहीं पाया था। तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर्स है वो बढ़ नहीं पाया, सीधा हमने जंप करी किसके बारे में, सर्विसेज सेक्टर्स में होगी, राइट। सर्विसेज सेक्टर्स इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ पीपल। आप देखिए इसका पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो ये है कि लोगों को ज़्यादा इंप्लॉयमेंट हुआ, और दूसरी बात नॉलेज आई लोगों के, स्किल्ड लोग चाहिए, तो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा इस कारण से, क्योंकि लोग चाहिए होते हैं उसको। बट बेसिकली जो ये सर्विस सेक्टर्स है वो कंसंट्रेटेड रहा बेसिकली नॉन स्किल्ड में, राइट। स्किल्ड में हुआ, सेमी स्किल्ड की बात करते हैं हम लोग, हाईली स्किल्ड में तो तब्दील नहीं हो पाया, हाईली स्किल्ड सेक्टर्स में तब्दील नहीं। अभी भी हम लोग हाईली स्किल्ड मतलब अच्छे डॉक्टर्स नहीं बनाए, उतना बड़ी चीज़ों में नहीं हो पाया, हम लोग सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन या ड्राइवर पैसेंजर ये इस टाइप की चीज़ों में ही रह पाए, राइट। रीजन फॉर इंक्रीज इन सर्विस सेक्टर थ्रू आउट द वर्क। अब रीजन क्या हुआ सर्विस सेक्टर का, मैंने आपको बता दिया, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, राइट। मेडिकल अब देखिए मेडिकल सर्विसेज होगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अभी इसके बारे में बताऊंगा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। अब जो जीडीपी थी, एक कारण ये भी था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हुआ वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। अब मैंने आपसे बोला था कि जहां पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि यूरोप में देखेंगे तो वहां तो 18वीं सेंचुरी में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उनको लोगों की डिमांड होगी। ऑलरेडी हमने अपनी मार्केट को ओपन कर दिया है, तो उनको लोगों को डिमांड होगी, तो वहाँ की कंपनीज किस में आएंगी, भारत में आएंगी, अपनी कंपनीज को इस्टेब्लिश करेंगी। और यहाँ से क्या होगा, जो लेबर श्रम, क्योंकि अमेरिका में देखो या यूरोप में देखो, इन जापान में देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी पहले से आ चुका है, राइट। इन लोगों को क्या है कि वहाँ पर जो लेबर्स थे उनको क्या होता था, पैसा ज़्यादा देना है, राइट। क्योंकि और यहाँ पर क्या था, इंडिया में क्या है, चीप लेबर मिल गया था। देखिए ऊपर अगर आप जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं तो यहाँ से जो बीओपी क्राइसिस था, आईएमएफ का हमारे को लोन देना और उनकी शर्तों पे हमारा लोन मिलना, ये सारी चीज़ें चली होती हैं भैया, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। यूरोप में क्या है, यहाँ पर चीप लेबर नहीं मिल रहा था, यहाँ पर क्या है, लेबर पैसा ज़्यादा डिमांड करते थे। अब क्या है, इंडिया में कुछ ऐसा नहीं था, हमारे लोग पुअर कंट्रीज़ हैं, राइट। पुअर कंट्रीज तो क्या है, यहाँ पर चीप लेबर, बहुत सस्ते दामों पे लोग मिल जाते थे काम करने के लिए। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी और हमारी इंडस्ट्रीज को compete कहाँ कर पाएंगे, क्योंकि वो तो पहले से चलती आ रही है। अभी देखेंगे, अभी रिसेंट में देखेंगे तो इंडिया में उतना ज़्यादा अभी तो फोकस चल रहा है इंडिया में, क्योंकि जापान में देखेंगे कि वहाँ की पॉपुलेशन बूढ़ी होती चली जा रही है, राइट। और यहाँ पर की क्या है, अभी देखिए, अभी जितना भी होगा फोकस होगा इंडिया में फोकस किया जाएगा। देखना अभी कुछ सालों में देखेंगे तो अभी देखेंगे यूएसए भी आएगा, यूरोप भी आएगा, सब वहाँ की इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी। अब कुछ सालों के बाद 2045 के बाद हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी होने लग जाएगी, क्योंकि अभी इंडिया में सब आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्किल्स भी है, एजुकेशन भी है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, यहाँ पर स्किल्ड लेबर है हमारे पास इंडिया में अभी। अब कुछ सालों बाद क्या होगा, सभी लोग यूरोप वहाँ भागेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। देखना अभी आपको मैं बता रहा हूँ, आज से 50 साल बाद सब अफ्रीका कंसंट्रेटेड रहेगा। और अभी भी देख भी रहे होंगे तो चाइना, यूरोपियन कंट्रीज सब इन्वेस्टमेंट उधर करने लगी। और अभी जो ये है 20 से 30 साल का पीरियड है, ये इंडिया के लिए रहने वाला है, राइट। चाइना ऑलरेडी ग्रोथ कर चुका है, चाइना एक स्टैंडर्ड पोजीशन में हो गया, तो अब इंडिया की बारी है इसी सेक्टर में ग्रोथ करने की। ये सारी चीज़ें बताता हूँ गाइस, आपको जब भी कोई चीज़ पढ़ें तो आप ये जरूर ध्यान में देखें कि वो यूज कहाँ हो सकता है, क्यों ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखें, वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। तो उससे पहले थोड़ा बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा।
वेयर आर द मोस्ट पीपुल एम्प्लॉयड। अब बात करेंगे हम लोग पीपुल सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड किस सेक्टर्स में है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1973 के आसपास अगर देखें, 1973 और 1974 या उससे पहले 1947 तक से 1973 में देखें तो 40% जो कंट्रीब्यूशन था वो जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का था, मैंने आपको बता दिया, राइट। अब प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो सबसे ज़्यादा लोग भी कहाँ काम करेंगे, प्राइमरी सेक्टर्स में, राइट। प्राइमरी सेक्टर्स में ही काम करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करूं तो उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो पहले सिर्फ 12% था 1973 के आसपास अगर देखें, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, वो इंक्रीज हुआ है 18 से 20% इंक्रीज हुआ है सेकेंडरी सेक्टर। बट जो टर्शरी सेक्टर था जो 20 से 30 था वो 48% हो गया कंट्रीब्यूशन में टर्शरी सेक्टर का। अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज की बात करूं तो 1973 और 72 के आसपास, जो 1947 से आपको मालूम, मतलब 70 साल 20 से 30 साल के पीरियड में 74% एम्प्लॉयमेंट देता था आपका प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी उसी का था। और उसमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट देने में किसका था, टर्शरी सेक्टर का सिर्फ 15% था। और आज हालत क्या है 2013 और 14 में आप देखेंगे तो जो टर्शरी सेक्टर में है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 67% पहुंच चुका है, राइट। कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्शरी सेक्टर्स इन जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो एम्प्लॉयमेंट भी कौन देगा, टर्शरी सेक्टर देगा। प्राइमरी सेक्टर्स क्या हो गया, रिड्यूस ओनली 12% डिक्रीजमेंट हुआ है प्राइमरी सेक्टर। अभी भी क्या हुआ है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, लेबर इंटेंसिव है यहां पर जॉब। तो देखिए कंट्रीब्यूशन तो सर्विस सेक्टर का ज्यादा हुआ है जीडीपी में मनी के टर्म में, बट अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में क्या होते हैं, हमारे को सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लेबर चाहिए, राइट। यहां पर क्या है, यहां पर अनस्किल्ड लेबर चाहिए हमारे को एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। एम्प्लॉयमेंट देने में भी अभी क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा है, बट क्या है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में घट चुका है। मतलब अभी आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी सेक्टर का अभी हाल में ही 50 से 60% है। एग्रीकल्चर सेक्टर का घट चुका है लगभग, आपको अभी बात करें तो 30 to 40% एग्रीकल्चर सेक्टर से आपको देखेंगे, 20 to 25% अगर एग्रीकल्चर सेक्टर्स को आप देखते हैं, राइट, या 20% मान लीजिए, राइट। इसको आप डाटा देख लीजिएगा। यहां पर क्या है, वैल्यू के टर्म में तो टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा दे रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। बट यहां पर एम्प्लॉयमेंट अच्छा वाला एम्प्लॉयमेंट नहीं है गाइस, यहां पर है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, राइट। मान लीजिए डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक खेत में है, इस खेत में कुछ उगाना है फार्मर ने, राइट। फार्मर ने कुछ उगाना है और जो काम लिया जा सकता है, मान लीजिए इस काम को करने में 5 लोगों की जरूरत है और इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं। तो 5 लोग जो इसमें काम कर रहे हैं वो खाली फालतू में है, 5 लोगों से वो काम किया जा सकता है, बट एक्स्ट्रा जो 5 लोग उस खेत में लगे हों इस काम को करने में, 5 लोगों से वो काम किया जा सकता था और उससे आउटपुट निकल सकता था, बट 10 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 5 लोग हैं वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगा, मोर पीपुल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर देन नेसेसरी, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन, दिखता नहीं है आपको, कॉन्टेक्ट होगा, बेसिकली कौन से फैमिली मेंबर्स ही इसमें काम कर रहे होते हैं, फैमिली के मेंबर ही इसमें काम कर रहे होते हैं, राइट। अब बात करेंगे हम लोग हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। आप एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, राइट। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, मान लीजिए एक फार्मर का बेटा है, उसका पत्नी है, उसका लड़का है, उसको पढ़ाया उसने, लड़की है उसको भी पढ़ाया लिखाया, बट क्या कर रहे हैं, उनको जॉब अब नहीं मिली, क्या कर रहे हैं, खेत में ही काम करने लगे। अब फार्मर को पैसा तो देना नहीं है, उनको खाना पिलाना खिलाना है क्योंकि बच्चे हैं भाई, है ना, तो उसको काम खिलाना है। अब तो क्या है, फार्मर भी पहले उतना ही काम करते थे, अब बेटे बच्चे आ गए तो उसका काम उतना ही रहा, बट लोग ज़्यादा बढ़ गए तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हुए, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ना के बराबर हो रहा है, नील हो रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उनको नई स्किल्स लेने हो, वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी होगी उनको। तो जॉब्स कैसे क्रिएट की जाएंगी, अभी आपने देखा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी थोड़े दिनों, कुछ 2-3 साल पहले की न्यूज़ है कि अभी देखा होगा वहाँ पर 45%, 45 साल पहले जो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट का था 1973 के आसपास, वही आज इतने सालों बाद हुआ है 66% से 10% से ऊपर चला जा चुका है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ऐसी चीज़ें आप न्यूज़ देखते रहते हैं। तो हम लोग वहाँ पर यह नहीं देखना है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है,
अभी आपको ये पता तो है अनएम्प्लॉयमेंट, आपको प्रॉब्लम पता है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सॉल्यूशन बताएं, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ये देखिए क्लास 10th में ही आपको मिल जा रहा है ये चीज़ें। ग्रांटिंग लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट, राइट। अब लोअर इंटरेस्ट रेट आपको पता चल गया, रेपो रेट आपने सुना होगा, राइट। आरबीआई के रेपो रेट दिखा होगा 4 to 4%, CLR, SLR, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कि आरबीआई के रेपो लोन क्या होते हैं, राइट, रेपो रेट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होगा। तो हमने क्या करना चाहिए, लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन देने चाहिए। अब लोअर इंटरेस्ट पे रेट पे देंगे तो क्या होगा, लोग पैसा लेंगे, नया धंधा स्टार्ट करेंगे और लोगों को भी जॉब देंगे, राइट। तो अभी आपने मोदी जी की अगर आप न्यूज़ उनकी स्पीचेस सुनते हैं तो एक चीज़ वो बात कहते हैं, डोंट बी ए जॉब सीकर, डोंट बी ए जॉब सीकर, दे सेज दैट बी ए जॉब गिवर। मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर बने कह रहे हैं कि आप लोगों को भी जॉब दो। तो उसके लिए क्या होगा, लो इंटरेस्ट रेट बनाए गए हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, बिल्डिंग डैम्स बनानी चाहिए ताकि लोगों को और रोजगार बने, राइट। हॉस्पिटल बनाने चाहिए, लोगों को रोजगार मिले, राइट। ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज की जो फैसिलिटीज़ है, वेयर हाउसेस का फैसिलिटीज़ है, उसको बढ़ाना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और अच्छा करना चाहिए, राइट। प्रमोट करना चाहिए एमएसएमई सेक्टर को। अभी आपको पता होगा एमएसएमई स्कीम भी आ रही है, क्योंकि 40% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में हमारा एमएसएमई है। सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव भी इंडस्ट्री आपकी एमएसएमई सेक्टर होती है। अब इसका डिवीजन है, उसके बारे में भी बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो अभी देखने, अभी आपको सिर्फ आपको टच दे रहा हूँ ऊपर का, क्योंकि ये टच वाली ही चीज़ें हैं। आपको सिर्फ अभी मैं ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, अभी आपके बस माइंड में घुसा दे रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, राइट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें आपको पता होगा ये छोटी छोटी डब्बे, कारखाने, मार्चिस, ये सारी चीज़ें बन रही, दिया सलाई, ये सब सारी चीज़ें बन रही होती है एमएसएमई सेक्टर्स में आते हैं। जैसे मिल्स हो गए, हनी कलेक्शन सेंटर्स, राइट। एजुकेशन में होगा, स्किल ट्रेनिंग में ध्यान हो गया, तो भारत का भी हो गया, स्किल्स मिशन के बारे में बात करोगे, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं, राइट। और पोटेंशियल एरियाज को क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। गाइस वेट, पोटेंशियल एरिया को, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पोटेंशियल है, उन एरिया को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे हिली टेरेन में, वहाँ एग्रीकल्चर उतने अच्छे से नहीं हो सकता, जैसे उत्तराखंड हो गया, राइट, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। आपको पता है यहाँ तो इंसर्जेंसी तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पाकिस्तान सलाह छेड़ता रहता है, राइट। तो ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जहाँ पर एग्रीकल्चर है, उससे अलावा चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या बन सकता है, टूरिज्म, यहाँ पर नेचुरल साइटिंग बहुत अच्छी होती है, राइट। तो टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, जैसे वेल, पंप, नियर, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, गुड हॉस्पिटल, बिल्डिंग हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को क्या करा जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का एक फेमस प्रोग्राम है, इसको आप न्यूज़ में देखते रहते हैं, नरेगा, जिसको आपको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। ये याद रखिएगा। इसमें क्या हो गया है कि एक एक्ट के द्वारा इसको सिक्योर किया गया है। इसमें 100 दिन की रोजी आपको मिलती है, जो भी अनस्किल्ड अवेलेबल है, आपको नहीं, मतलब अनस्किल्ड। आप तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपको ये भी करना होगा सॉरी। स्किल्ड लेबर, जो अनस्किल्ड लेबर, मतलब यहाँ पर क्या काम किया जाएगा, गड्ढे खुदाए जाएंगे, डिग होल्स, राइट, अनस्किल्ड, नाले खुदाए जाएंगे, राइट, और उनको 100 दिन की रोजी पक्की मिलेगी, राइट। 100 दिन का उनको पैसा मिलेगा, दिहाड़ी मिलेगी, लगभग 250 से 300 रुपये उनको कुछ फिक्स की है। और अभी देखिए कोरोना के टाइम अभी देखा होगा आपने, तो उसका फंड खत्म हो गया, न्यूज़ ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको देखिए। अब वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि उसका फंड खत्म हो गया, प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स विथ मनरेगा, प्रॉब्लम्स विथ मनरेगा, हाउ टू सॉल्व इट, फंड एलोकेशन, प्रॉपर फंड, राइट, ये चीज़ें देखेंगे, आपको ये प्रॉब्लम्स लिखनी होगी। तो वहाँ से सिर्फ इतना बनता है कि मनरेगा है क्या, राइट, उसके अंदर के क्या है कंपोनेंट, क्या है मनरेगा के, तीसरा क्या है प्रॉब्लम्स विथ मनरेगा, राइट, और हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 2005 में इसको लॉन्च किया गया है, 100 दिन की आपको रोजी मिलती है इसमें, और आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, और अलाउंसेस, अगर इन केस में आपको काम नहीं मिला मान लीजिए 14 डेज तक, तो उसमें आपको अलाउंसेस मिलेंगे, मतलब भत्ता मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको काम नहीं करने का, आपको काम नहीं दिया गया तो आपको मांगे हमारे को पैसा दो, गवर्नमेंट हमारा पैसा दो, राइट। तो आज हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे गाइस। इसका मैं सेकंड जो लेक्चर है वो कल लाऊंगा मैं, राइट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए ऊपर से नीचे तक अगर आप में देखें तो मैंने एक चीज़ आपको समझाई, रुकिए गाइस वेट, ये ऊपर जाने से बेटर है यहाँ से मैं सीधा सीधा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ।
देखिए मैंने बोला था लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक बुक को अप्रोच करनी चाहिए, राइट। पहले चैप्टर में भी आपको मैंने ये बता दिया, या जिसने लेक्चर देख लिया इतना आप देख सकते हैं, जो जाना चाहता है जाइए, राइट। ये उनके लिए है जो और एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं कि एक बुक को कैसे फिनिश किया जाता है। यहाँ पर देखिए WH 5W 1H का फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। अब 1H है क्या, ये 5W है व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु एंड हाउ। पूरी बुक देखेंगे या कोई भी न्यूज आर्टिकल बुक पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी आपको, बस ऐसे ही बुक पढ़ना है और ऐसे ही नहीं। जो 40 पन्नों की बुक है उसके 4 पन्नों में उसके नोट्स आपके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि पहली स्टोरी में आप कहेंगे व्हाट है क्या ये, जैसे आपको पता, जैसे मैंने बताया कि सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो सबसे पहले बता सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या होती है, ऐसी इकोनॉमी एक्टिविटी जिससे इनकम का जनरेशन हो रहा होगा, राइट। उन एक्टिविटीज को हमने कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया, 3 पार्टों में, राइट। टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी, ये आ गया, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ऐसे चल के डेफिनेशन ही है। वही चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं और उसी से नोट्स, अगर मैं नोट्स बनाने लग जाऊँ यही नोट्स को और मैं क्रिस्प करूँ तो मेरे एक पन्ने में ये नोट्स आ जाएंगे, एक पन्ने से भी कम लगेंगे, मतलब, राइट। मैं सिंपल एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, यहाँ पर इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी लिखूंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लिखूंगा, राइट। इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन डालूंगा, यहाँ पर इंडिया में कौन सा सेक्टर का, तो टर्सरी सेक्टर को मैं बड़ा दिखाऊंगा, TSP लिख दूंगा, TPS लिख दूंगा। अब यहाँ पर मैं इंप्लॉयमेंट के बारे में लिख दूंगा, इंप्लॉयमेंट में आपका क्या, प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है, फिर सर्विस, फिर सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर सबसे डिस्गाइज्ड है तो यहाँ पर बोलूँगा कि गवर्नमेंट की स्कीम्स ये हैं, ये लॉन्च कर रखी है, तो मैंने करंट से भी उसको रिलेट कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें पढ़ी जाती हैं, यही चीज़ें आपको सीखनी है, यही चीज़ें आपको जाननी है, राइट। तो आप याद रखें, कब कोई भी चीज़ पढ़ें तो 5W 1H का फॉर्मूला आप जरूर अपनाएं, इसको आप माइंड में रखें और इसी तरीके से किताबों को पढ़ें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए या कंप्लीट पैकेज 6 to 12 तक आपको पैकेज चाहिए, राइट, NCERT का, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है 7505134891। बहुत ही सस्ते दामों में आपको लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं, राइट। उसके बाद यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कंप्लीट, अभी हमारे 2020-21 में 18 स्टूडेंट जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस इस बार लिखेंगे वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और 60 बैच का अभी कंप्लीट प्रीलिम्स का एक बैच चल रहा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत ही मिनिमम दाम में, कुछ 2499 रुपीज़ में या 2599 रुपीज़ में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको एग्जैक्टली इसका प्राइस भी पता चल जाएगा, राइट। वो ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही सस्ते ना, ये वन टाइम पेमेंट है गाइस, लाइफ टाइम पेमेंट आपको मिल जाती है यहाँ पर से, लाइफ टाइम आई थिंक सो 12 मंथ के लिए आपको मिलेगी, और अपनी प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आपको मैंने टोटल एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीज़ें। कुछ आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, लेक्चर कैसा लग रहा है वो आपको मुझे बता दीजिएगा, मुझे कोई इंप्रूवमेंट करनी है तो वो भी मुझे आपको जरूर बता देगा। आपसे मैं विदा लूँगा, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।